क्लास 11th हमारा जो आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन में, दैट इज ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड। देखो, ये जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बॉडी के अंदर इन्हें ट्रांसपोर्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ब्लड की है। ब्लड ही है जो लंग्स में से ऑक्सीजन को ले जाकर बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है, और यही ब्लड है जो बॉडी के हर एक सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके लाता है और लंग्स के अंदर जो एयर है उसमें छोड़ देता है। ऑक्सीजन को लंग्स में से ले जाकर बॉडी के सेलों तक पहुंचाना, बॉडी के सेलों में से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाना, ये जो ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का या कहीं की रेस्पिरेटरी गैसेस का, ये ब्लड करता है। अब इस टॉपिक में हम आगे देखेंगे कि आखिर ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है। देखो, ब्लड में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आप सब जानते हैं ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है, जिसका मेन कंपोनेंट वाटर है, जिसे हम ब्लड का प्लाज्मा कहते हैं, वो होता है। और ब्लड प्लाज्मा के अलावा ब्लड में रेड ब्लड कार्पसेल्स, वाइट ब्लड कार्पसेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। WBC जो है, वाइट ब्लड कार्पसेल्स, उन्हें बॉडी का सोल्जर कहते हैं। उनका काम इन्फेक्शन से लड़ने का है। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में उनका कोई रोल नहीं है, तो उन्हें छोड़ दें। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। अगेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में उनका कोई रोल नहीं है, तो उन्हें छोड़ दें। बचे दो कंपोनेंट्स, एक ब्लड का RBC और दूसरा ब्लड का प्लाज्मा। सो ये जो दो कंपोनेंट हैं ब्लड का प्लाज्मा और ब्लड के RBC, इनका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है ब्लड कैसे करता है, ये हम देखते हैं। तो ब्लड को ऑक्सीजन लंग्स के अंदर, जो आपने पढ़ा है, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलर सैक्स होते हैं, ये मान लीजिए एक एल्वियोलय है या एल्वियोलस है, इसके अंदर एयर भरी है, फ्रेश एयर जो हमने बाहर से ली है, और इस एल्वियोलस के पास से होकर गुजर रही है एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी। फॉर एग्जाम्पल, ये एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी जो हमारी होती है, उसका एक पोर्शन जो है मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। सो दिस इज एल्वियोलस, लंग्स का ये एक एल्वियोलस है, और ये एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी जो होती है लंग्स के अंदर, उसका एक पार्ट है। इस एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी में ब्लड फ्लो कर रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ब्लड का ये जो फ्लूइड पार्ट है, जिसे ब्लड का प्लाज्मा कहते हैं, ये मैं यहां आपको दिखा रहा हूं। ये ब्लड का प्लाज्मा है, ये फ्लो करता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। ये ब्लड का प्लाज्मा पार्ट जो है फ्लो करता है, और ये जो ब्लड का प्लाज्मा है, हम सब जानते हैं कि इसका मेन कंपोनेंट जो है, इसमें 90% के करीब जो है वो वाटर होता है, जिसे आप प्लाज्मा वाटर कह सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो ब्लड में है, वो है इस ब्लड में पाए जाने वाले लाल रंग के ब्लड कार्पसेल, जिन्हें RBC कहा जाता है। सो ये मान लीजिए RBC है, एक RBC मैंने दिखाया और प्लाज्मा मैं दिखा रहा हूं। बाकी प्लेटलेट्स और WBC का क्योंकि इस ट्रांसपोर्टेशन में कोई रोल नहीं है, तो उसे हम यहां नहीं बना रहे हैं। अब होता क्या है कि लंग्स के एल्वियोले में भरी हुई एयर में से जब ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ब्लड में जाती है,
तो तकरीबन उस ऑक्सीजन का 3% जो है, 3% ऑफ दैट ऑक्सीजन जो है वो ब्लड का प्लाज्मा जो है, उस प्लाज्मा में जो वाटर है, उस वाटर में वो ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व हो जाती है और एक फिजिकल सॉल्यूशन बनाती है। देखो, फिजिकल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन आकर पानी में घुल गई। केमिकल सॉल्यूशन क्या होता है कि जब ऑक्सीजन आकर पानी के साथ रिएक्ट करती है, तो रिएक्शन यहाँ कुछ नहीं हो रही, सिंपली एयर में से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ब्लड में आती है और उस ऑक्सीजन का 3% जो है ब्लड का प्लाज्मा वाटर जो है उसमें घुल जाता है और फिजिकल सॉल्यूशन बनती है और 3% ऑक्सीजन को ब्लड का प्लाज्मा अपने में घोल करके फिजिकल सॉल्यूशन बनाकर उसे बॉडी के सेल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन बाकी जो ऑक्सीजन बच गई, जो मैक्सिमम पोर्शन है 97% ऑफ ऑक्सीजन, वो ब्लड में आकर ब्लड के अंदर जो आरबीसी हैं, उन आरबीसीज के अंदर जो रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, लाल रंग का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम सब जानते हैं ब्लड के अंदर पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, HB। ये 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है ये आरबीसीज के अंदर के इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है, उसके साथ जुड़ जाती है। और जब ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है तो उससे एक कंपाउंड तैयार होता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में बाकी 97% जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। सो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से बॉडी के हर एक सेल तक। और ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को दो फॉर्म्स में करता है। थोड़ा सा ऑक्सीजन ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है और फिजिकल सॉल्यूशन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। मैक्सिमम अमाउंट जो ऑक्सीजन का वो आरबीसी के अंदर के हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाकर ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम लोग थोड़ी सी कैलकुलेशन देखें तो एक आरबीसी जो होता है, वन सिंगल आरबीसी जो होता है, उस एक आरबीसी के अंदर तकरीबन 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हेमोग्लोबिन के होते हैं। एक आरबीसी में हेमोग्लोबिन के 280 मिलियन मॉलिक्यूल होते हैं और एक एचबी मॉलिक्यूल जो होता है वो मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के अपने साथ ले जा सकता है। सो एक एचबी का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ले जा सकता है और एक आरबीसी में 280 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन होते हैं। सो अगर देखा जाए तो एक आरबीसी जो होता है जिसमें 280 मिलियन मॉलिक्यूल जो हैं वो हेमोग्लोबिन के होते हैं, जिनमें से हर एक 4 मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के ले जा सकता है। तो कैलकुलेट करके देखा जाए 280 मिलियन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1120 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आता है। यानी एक अकेला आरबीसी 1120 मिलियन मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के अपने साथ ट्रांसपोर्ट करवाकर बॉडी के सेल्स तक पहुंचा सकता है। हेमोग्लोबिन जिसे हम HB4 से डिनोट करते हैं, क्योंकि वो एक हेमोग्लोबिन, क्योंकि 4O2 यानी 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अपने साथ ले जा सकता है, तो इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि HB4 मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, क्योंकि उसमें आयरन के 4 एटम होते हैं, इसलिए उसको HB4 लिखा जाता है। सो HB4 मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो बनेगा दैट विल बी HB4O8, 4 2 8।
ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिनोट किया जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट लंग्स से बॉडी के सेल्स तक ब्लड करता है दो फॉर्म्स में। थोड़ी सी ऑक्सीजन को प्लाज्मा के पानी में घोल कर ले जाता है और मैक्सिमम ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में ले जाता है। यहां देखें तो हीमोग्लोबिन का रोल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा है। सेम इसी तरह से अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लड की ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के सेल्स में से, ये बॉडी का सेल है, बॉडी के सेल्स में से लाना पड़ता है लंग्स की तरफ। अगेन ये बॉडी का सेल है, ये ब्लड कैपिलरी है, और फिर वही कि इसमें ये मैंने यहाँ एक आरबीसी बना दिया जिसमें रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी हेमोग्लोबिन है, और बाकी जो है ये ब्लड का प्लाज्मा है। दिस इज ब्लड प्लाज्मा, और इस ब्लड प्लाज्मा में मेन कंपोनेंट जैसे बताया आपको वाटर है। ये जो यहाँ पर आरबीसी में हेमोग्लोबिन के अलावा है, ये आरबीसी का साइटोप्लाज्म है। आरबीसी में भी बाकी सेलों की तरह साइटोप्लाज्म होता है, और उस साइटोप्लाज्म में भी वाटर होता है, लेकिन ये जो वाटर है ये प्लाज्मा वाटर नहीं है। दिस इज द वाटर इन साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। सो इसे आप साइटोप्लाज्मिक वाटर कह सकते हैं। वो प्लाज्मा वाटर है, ब्लड के प्लाज्मा का वाटर। ये आरबीसी के साइटोप्लाज्म का वाटर, ये हेमोग्लोबिन। अब बॉडी के सेल में से जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड की तरफ आती है तो होता क्या है कि तकरीबन 7% जो है, 7% जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड का, वो तो ब्लड के प्लाज्मा के वाटर में ऑक्सीजन की तरह ही डिसॉल्व हो जाता है और फिजिकल सॉल्यूशन बनाकर लंग्स की तरफ चल पड़ता है। ओके, 23% इस कार्बन डाइऑक्साइड का आरबीसी में जाता है, जहां वो हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है। और क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के ग्लोबिन प्रोटीन के एमाइनो एसिड्स के एमाइन पार्ट के साथ जुड़ती है, इसलिए जब हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है तो इससे आरबीसी के अंदर जो कंपाउंड बनता है उसे कार्ब एमाइन हेमोग्लोबिन कहा जाता है। इस कार्ब एमाइन हेमोग्लोबिन की शक्ल में 23% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ब्लड। फिर भी 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अभी बच गया है। वो जो बड़ा हिस्सा है 70% कार्बन डाइऑक्साइड का भी बचा हुआ है, वो कहाँ जाएगा? उस कार्बन डाइऑक्साइड का वो जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा बच गया है, वो जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा अभी भी बच गया है, वो आरबीसी के अंदर जाता है, लेकिन आरबीसी के साइटोप्लाज्म में जो वाटर है उसके साथ वो रिएक्ट करता है। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि यहां प्लाज्मा के वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड घुल गया, तो यहां साइटोप्लाज्म के वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट क्यों कर रहा है? देखो, यहां केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहां फिजिकल सॉल्यूशन बन रही, वो पानी में घुल रही है, ये पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन से यहाँ H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनेगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती बल्कि घुलती है, जबकि आरबीसी के साइटोप्लाज्म में आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। इसका आंसर ये है कि आरबीसी के साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम मौजूद है
जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहा जाता है। एंड दिस इज द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच की रिएक्शन को कैटलाइज करता है। बाहर ये एंजाइम नहीं है, साइटोप्लाज्म में ये एंजाइम है, प्लाज्मा में एंजाइम नहीं है। यहाँ इस एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, और क्योंकि वहाँ वो एंजाइम नहीं है तो वहाँ वो सिंपली डिसॉल्व हो जाता है। इस एंजाइम की प्रेजेंस, क्योंकि साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी जो है उसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड का 70% हिस्सा आरबीसी के साइटोप्लाज्म के वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जिससे यहाँ फिजिकल सॉल्यूशन नहीं बल्कि केमिकल सॉल्यूशन तैयार होता है जिसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। लेकिन कंडीशनें वहाँ ऐसी हैं आरबीसी के अंदर कि बनने के थोड़ी ही देर के बाद ये H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। और इसकी डिसोसिएशन से हमें, जैसे ये HCO3 है, ये डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयन और HCO3 आयन जो है वो देगा। तो कंडीशन यहाँ ऐसी है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन से तैयार तो हुआ कार्बोनिक एसिड, क्योंकि यहाँ कार्बोनिक एनहाइड्रेस था, लेकिन बनते ही ये HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट हो गया। H पॉजिटिव आयन जिसे प्रोटॉन भी कह सकते हैं, HCO3 नेगेटिव आयन जिसे बाइकार्बोनेट आयन भी कह सकते हैं। अब होता ये है कि जैसे ही ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर तैयार होता है तो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन इन बाइकार्बोनेट आयन्स को यानी HCO3 नेगेटिव आयन्स को, सेल मेम्ब्रेन जो है इन बाइकार्बोनेट आयन्स को बाहर कहाँ, ब्लड के प्लाज्मा में फेंक देती है, और वहां ये बाइकार्बोनेट आयन जाकर जो सोडियम है, नमक से जो हमें मिलता है, उसके साथ रिएक्ट करके वहां सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है। इस तरह से देखा जाए तो इस बाइकार्बोनेट की शक्ल में 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट हुआ। पहले कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर घुसी, जहां कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस की वजह से वो वाटर के साथ रिएक्ट कर गई, कार्बोनिक एसिड बना। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हुआ H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव आयन में। HCO3 नेगेटिव आयन को आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन ने ब्लड के प्लाज्मा में फेंक दिया। वहां ये बाइकार्बोनेट आयन सोडियम के साथ एसोसिएट होकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, और इस सोडियम बाइकार्बोनेट की शक्ल में 70% कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहां देखा जाए 7% प्लाज्मा के पानी में घुल गई, 23% हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई, 70% बाइकार्बोनेट की शक्ल में ट्रांसपोर्ट हुई। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां है कि जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन्स को बनाकर बाहर फेंका जाता है तो बदले में ब्लड के प्लाज्मा में से एक Cl नेगेटिव आयन जो है उसे अंदर लिया जाता है, ताकि एक नेगेटिव आयन बाहर फेंका जाए तो एक नेगेटिव आयन अंदर ले लिया जाए। चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये जो बाइकार्बोनेट को बाहर फेंक के Cl नेगेटिव को अंदर लेने का काम हो रहा है, इसे क्लोराइड शिफ्ट, या हैमबर्गर शिफ्ट के नाम से जो है वो जाना जाता है। इससे चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे, ताकि एक नेगेटिव आयन बाहर फेंका तो एक नेगेटिव आयन अंदर आ जाए। मगर दिक्कत दूसरी खड़ी हो जाती है, क्योंकि H पॉजिटिव भी अंदर है। अगर ये Cl नेगेटिव जो अंदर लिया गया है, अगर ये वहां H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर गया तो वहां HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, वो एक और प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। उससे भी बचना है, और इसीलिए जैसे ही यहाँ कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है और H पॉजिटिव आयन निकलता है, इस H पॉजिटिव आयन को यहाँ खुला नहीं छोड़ा जाता। हेमोग्लोबिन इस H पॉजिटिव आयन को
अपने अंदर छुपा लेता है ताकि बाहर से आए हुए Cl नेगेटिव को ये H पॉजिटिव रिएक्ट करने के लिए ना मिले। नतीजा होगा ये कि बाइकार्बोनेट आयन बाहर फेंका जाएगा, Cl नेगेटिव अंदर आएगा, लेकिन HCl बन नहीं पाएगा क्योंकि हेमोग्लोबिन H पॉजिटिव को पहले ही छुपा लिया है। इस तरह से देखा जाए तो हेमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर एसिड यानी HCl के बनने के प्रोसेस को रोकता है और आरबीसी के अंदर के साइटोप्लाज्म के पीएच को मेंटेन करता है। कोई भी चीज़ जो पीएच को बदलने से रोके उसे बफर कहते हैं, तो हेमोग्लोबिन यहाँ एक बफर का रोल प्ले कर रहा है। हेमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो तो हम जानते हैं, बट हेमोग्लोबिन बफर का रोल भी प्ले कर रहा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है सेल से लंग्स तक 3 फॉर्म में, फिजिकल सॉल्यूशन की फॉर्म में, कार्ब एमाइन हेमोग्लोबिन की फॉर्म में और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। And the maximum amount of carbon dioxide is transported by blood in the form of bicarbonate. ऑक्सीजन को 2 ही फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता था और मैक्सिमम अमाउंट ऑक्सी हेमोग्लोबिन की शक्ल में ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को 3 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और मैक्सिमम अमाउंट बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है।